Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do question number 6, 7, 8, 9 and question number 11. Question number 10 and question number 12 are interrelated, so we will see all these questions in the next video. So question number 6 is who are required to be insured under the ESI Act. कि ESI एक्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो किन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराए जाते हैं. एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द ESI एक्ट and drawing wages up to 15,000 per month is required to be insured under the ESI Act. वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 है या फिर 15,000 से कम है, ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को इस एक्ट के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. कि एम्प्लॉयर्स यानी जो कंपनी है या फिर जो पीपल हैं जो उस फैक्ट्री को ओन या अकर करते हैं, सारे ऑपरेशंस वहाँ पे, उन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दिस एक्ट. Contribution payable in respect of an employee comprise of employer's contribution and employee's contribution. तो इसके बारे में शेड्यूल 1 में दिया गया है. An employee covered under the scheme has to contribute 1.75% of the wages. जो उसकी टोटल वेजेस हैं उसका 1.75% एम्प्लॉय को दिया जाता है. Wherever an employer contribution is 4.75% of the wages payable to an employee. जो कंपनी एम्प्लॉय को वेजेस देती है उन टोटल वेजेस का 4.75% निकाल के जो कंपनी है वो उसको एज इन बेनिफिट ऑफ दिस ESI एक्ट प्रोवाइड करती है फंड. द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय दस वर्क आउट टू 6.5% ऑफ द वेजेस पेबल. तो बेसिकली इन टोटल तो 6.50% जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर. राइट. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु एडमिनिस्टर्स द ESI स्कीम. जैसे मैंने आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर बताया था कि हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है जिसके अंडर जो भी ऑपरेशन रन होते हैं ESI स्कीम से रिलेटेड उन सबको देखा जाता है. सो द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ कॉर्पोरेट बॉडी कॉल्ड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विच हैज़ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल प्रोफेशन और पार्लियामेंट. राइट. सो डायरेक्टर जनरल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन. जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ के इस पर्टिकुलर ESI कॉरपोरेशन के CEO हैं एंड इज ऑल्सो एन एक्स ऑफियो मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन. द अदर बॉडीज एट द नेशनल लेवल आर द स्टैंडिंग कमेटी. जो नेशनल लेवल पे जो पर्टिकुलर ESI एक्ट के अंदर जो बॉडीज़ हैं दे आर एट द स्टैंडिंग कमेटी एट द नेशनल लेवल एंड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. राइट. तो नेशनल लेवल के अंदर जो ESI एक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या जो उनके पर्टिकुलर ऑपरेशंस को ध्यान रखते हैं वो है स्टैंडिंग कमेटी. राइट. और दूसरी है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. राइट. अ स्पेशलाइज्ड बॉडी विच एडवाइज द कॉरपोरेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट. जो एम्प्लॉय के पर्टिकुलर मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं या जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टाइम टू टाइम एंटरप्राइज को एडवाइस करती है. एट द रीजनेबल एंड लोकल लेवल्स द रीजनेबल बोर्ड्स एंड लोकल कमेटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. और लोकल लेवल्स के अंदर जो दो बॉडीज़ है जो इस पर्टिकुलर एक्ट का ध्यान रखती है वो है रीजनल बोर्ड्स और लोकल कमेटी. राइट. सो देयर इन दस एन एसोसिएशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ग्रुप एट ऑल लेवल. सो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ कमेटीज एस्टेब्लिश की गई हैं बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द ESI एक्ट. राइट. जो हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इज़ द ट्रस्टी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. वो ध्यान रखती है उनके इंटरेस्ट का. इट डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन. वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है एंड ड्यूटीज़ थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रीजनेबल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री. इन माध्यम से वो एंटरप्राइज की और एम्प्लॉय की जो उस एंटरप्राइज में काम करते हैं उनकी मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. कि इनके अंदर क्या क्या होता है. देखिए, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर. फर्स्टली अ चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक चेयरमैन नियुक्त किया जाता है वो इस ESI कॉरपोरेशन का जो है मेंबर बनता है. वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा 5 मेंबर्स अलग से जो है अपॉइंट किए जाते हैं. 1 पर्सन ईच रिप्रेजेंटिंग
ईच ऑफ द स्टेट इन विच द ESI एक्ट इज इन फोर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट मतलब जहाँ पे वो ESI एक्ट लागू होता है वहाँ हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक पोजीशन नियुक्त करती है। 1 पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। यूटी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन को नियुक्त किया जाता है। 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सच ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एज मे बी रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्टिकुलर एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में से जो 10% है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आता है 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़, और 10 लोग जो है एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसकी परमिशन ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करने के बाद ही ली जाती है। 2% रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2% अलग से अपॉइंट किए जाते हैं और उसकी भी जो कंसल्टेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन से ली जाती है फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज मे बी रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा 3 मेंबर पार्लियामेंट 3 members of parliament of whom 2 shall be the member of हाउस ऑफ पीपल, और 3 मेंबर को अलग से पार्लियामेंट के लिए नियुक्त किया जाता है जिसमें से जो 2 मेंबर है वो तो लोकसभा के होंगे एंड 1 shall be a member of the council of the state, और 1 मेंबर राज्यसभा का होगा। इलेक्टेड रिस्पेक्टिवली उनको चुना जाता है बाय द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो वहाँ के मेंबर या लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही, एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉरपोरेशन एक्स ऑफिशियो, और एक डायरेक्टर जनरल होता है, राइट। तो ये जो सारे लोग होते हैं ये हमारी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं, राइट। उसके बाद आता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन अदर देन द मेंबर रेफर टू इन क्लोज A B C D and E अबव द एक्स ऑफियो मेंबर को छोड़कर शेल बी 4 years कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच देयर अपॉइंटिंग और सिलेक्शन इज नोटिफाइड। तो उनको बना दिया जाता है और फिर उसके बाद से वो 4 साल तक अपनी ड्यूटीज़ को संभालते हैं। हाउएवर अ मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 4 years कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द अपॉइंटमेंट और इलेक्शन ऑफ हिज सक्सेसर इज नोटिफाइड। जब तक उसको उससे अगले जो इलेक्शंस है वो कैरी ऑन नहीं हो जाते, 4 साल तक वही संभालते हैं। उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और दोबारा पोजीशंस जो हैं दी जाती है। उसके बाद आता है फर्दर एंड आउटगोइंग मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन शेल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट और री इलेक्शन एज द केस में भी, और ऐसे मेंबर जो रह गए हैं वो अगली बार फिर से उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के हिस्सेदार बन सकते हैं, दोबारा से इलेक्शन कर सकते हैं और दोबारा से अगर वो अब की बार नहीं जीत पाए तो अगली बार जीत सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 10 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द अदर बॉडीज़ ऑफ ESI कॉरपोरेशन। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो कॉरपोरेशन को बताती है मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड, और जो रीजनल लेवल पे हमारे रीजनल बोर्ड्स होते हैं और लोकल कमेटीज़ होती हैं जो टाइम टू टाइम सजेशंस देते रहते हैं कि स्कीम्स के अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी ज़रूरी है जिससे हम एम्प्लॉय को और बेनिफिट प्रोवाइड करा सकें। सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।